सभी को नमस्कार। रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी के एक जाने माने कवि और कथाकार हैं। उनका जन्म बंबई में हुआ था। उनके पिता एंग्लो इंडियन थे, भारत में बस गए थे। वे एक चित्रकार थे। 1865 में रुडयार्ड किपलिंग का जन्म हुआ। आज़ादी की पहली लड़ाई जिसको कहते हैं 1857 का विद्रोह, उसके 8 साल बाद वे कैसे काल में भारत में रहे। अधिकांश समय उनका भारत में बीता और वे कैसे काल में भारत में रहे जब ब्रिटानी हुकूमत, ब्रिटिश सत्ता अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा चुकी थी हमारे देश में। 1936 में उनका निधन हुआ लंदन में। किपलिंग को उनकी पुस्तक द जंगल बुक के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जो उनकी कहानियों का संग्रह है। बाल कथा साहित्य के प्रति उनका योगदान अमूल्य कहा जाता रहा है। 1907 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से विभूषित किया गया, जो कि किसी भी ब्रिटिश मूल के लेखक को, एक कवि साहित्यकार को दिया जाने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। मोगली उनकी कथाओं का एक अजर अमर पात्र है, जो फिल्मों में, दूरदर्शन के धारावाहिकों में भी लोकप्रिय हुआ। एक अच्छे कवि के रूप में रुडयार्ड किपलिंग की पहचान रही है और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है द बेलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। उसकी 4 पंक्तियां प्रारंभ की आपके सामने हैं। पहली पंक्ति तो बहुत उद्धृत होती है। ओह द ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वाइन शेल मीट। पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है, ये जोड़ी कभी मिलेगी नहीं। पहली पंक्ति में यह कहा गया है। दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्तियां कम उद्धृत होती हैं, उनके बारे में कम बात होती है और कविता तो काफी लंबी है, सुंदर कविता है। बेलेड लोकप्रिय विधा रही है अंग्रेजी कविता की। वीर गाथा इसमें गूंथी जाती है, वीरों का चरित्र, और बहुत ही वीर रस से भरी हुई, भारतीय रसबोध की दृष्टि से इसको देखें तो ओजस्वी वीर रस से भरी हुई प्रवाहपूर्ण कविता है, बहुत प्रांजल भाषा में लिखी हुई। और उत्तर पश्चिम के सीमा प्रांतों पर, जंगलों में किपलिंग साहब बहुत रहे, घूमे। वहाँ के लोकेल से, वहाँ के अंचलों से उनका बहुत अच्छा परिचय है। पेशावर के आसपास इस पूरी कविता का लैंडस्केप है, वहाँ के जंगलों का, वहाँ के मुकामों का बारीकी से वर्णन किया है। अच्छी पकड़ भारत की प्रकृति की किपलिंग साहब को रही है। खासतौर से यहाँ के वन्य पशुओं के बारे में उन्होंने काफी लिखा है। उस दृष्टि से अच्छी कविता यह है और कथा भी इसमें बड़ी उत्तम कही जा सकती है। आंखों देखा कोई वृत्तांत है जिसको वे गूंथते हैं इस पूरे बेलेड में। लेकिन इसकी जो प्रथम 4 पंक्तियां हैं उनसे मेरा सरोकार ज्यादा है और यही 4 पंक्तियां अंत में भी दोहराई गई हैं। दोहराव की तकनीक का अच्छा प्रयोग किपलिंग साहब ने इसमें किया है। कोई कोई पंक्ति 3 बार भी बीच बीच में दोहराई गई है, उसकी अनुगूंज बताने के लिए। पुनरावृत्ति यहाँ गुण हो जाता है, पुनरुक्ति दोष न रह करके गुण हो जाता है। तो ये 4 पंक्तियां आरंभ में उपोद्घात के रूप में कही गई और अंत में निष्कर्ष के रूप में भी फिर दोहराई गई। वो 4 पंक्तियां ध्यान देने की है। पहली पंक्ति, ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वाइन शैल मीट।
till earth and sky stand presently at God's great judgment seat. वो दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति की बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि पूरब पूरब है, पश्चिम पश्चिम है, ये जोड़ी कभी मिलेगी नहीं जब तक कि प्रलय काल न हो जाए एक तरह से, और परम पिता परमेश्वर के अंतिम न्याय के लिए धरती और आकाश एक साथ सामने उनके खड़े हो जाएं, तभी ये जोड़ी मिलेगी, करीब आएगी। नहीं तो धरती और आकाश जैसे कभी मिलते नहीं है। लगता है कि मिल रहे हैं क्षितिज पर जाकर के, लेकिन आप चलते जाइए, कभी भी धरती और आकाश मिल जाएं ऐसा नहीं होता। हालांकि आकाश तो आकाश है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है, लेकिन उससे उन्होंने उपमा दी है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं, बट देयर इज नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट, बॉर्डर नॉर ब्रीड नॉर बर्थ। लेकिन असलियत यह है कि न तो वास्तव में कोई पूरब है, न वास्तव में कोई पश्चिम है, न कोई सीमाएं हैं, न कोई नस्ल है, न कोई जन्म जाति है। When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth। चौथी पंक्ति में कहा है कि ऐसा कब होता है कि जब पूरब पूर्व नहीं रहता, पश्चिम पश्चिम नहीं, सीमाएं नहीं रहती, नस्ल और जाति के भेद नहीं रहते। ऐसा तब होता है जब दो ताकतवर लोग आमने सामने खड़े हों। When two strong men stand face to face, though they come from the ends of earth। भले ही वो दुनिया के दो अलग अलग छोरों से, ध्रुवों से आए हों, लेकिन वो आमने सामने जब होते हैं तो टूट जाती हैं सीमाएं और जाति के भेद। थोड़ी सी जो कहानी इसमें गूंथी गई है इसके बाद, ये जो निष्कर्ष और उपोद्घात भूमिका और निष्कर्ष है किपलिंग साहब का इसमें, उसके इलस्ट्रेशन में कोई घटना है जो सच्ची घटना एक तरह से उन्होंने बयान की है प्रभावशाली ढंग से। उसमें होता यह है कि पश्चिमोत्तर प्रांत में किसी कबीले का, आदिवासियों के किसी कबीले का एक सरदार है, कमाल उसका नाम है, और वह किसी ब्रिटिश कॉलोनल की एक बहुत अच्छी नस्ल की घोड़ी को दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में सबके देखते देखते उठा करके ले जाता है। कॉलोनल साहब कहते हैं कि वो तो घोड़ी मुझे बड़ी प्यारी थी, बड़ा अनर्थ हुआ कि वो ले गया उठा करके। उनका बेटा कहता है कि मैं वापस लेकर के आऊँगा। युवा पुत्र जो कॉलोनल का है, उसका नाम इसमें नहीं दिया है, न ब्रिटिश कॉलोनल का ही नाम, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा कहीं इसमें आता है। वो कोई उसकी सेना में उसके मातहत कोई है, उससे या अपने लोगों से कहता है कि क्या कोई नहीं है हमारे सेना में, हमारे लोगों में जो बताए कि कौन आदमी है, कहाँ वो ले गया है। तो मोहम्मद खान जो रिसालेदार का बेटा है, वो कहता है कि असंभव है उसका पता लगाना, सब जानते हैं कि कमाल है, लेकिन बहुत खतरा है, उसको खोजने जाओगे और जहां वो गया है वहां जाना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन जो ब्रिटिश कॉलोनल का बेटा है वो कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने पिता की जो प्यारी घोड़ी है उसको लेकर के आऊंगा। वो खोजता हुआ उस आदिवासी इलाके में, दुर्गम इलाके में घुस जाता है। कमाल को सामने देख करके उस पर पिस्तौल चलाता है, लेकिन कमाल बच जाता है और फिर उसको चुनौती देता है कॉलोनल के बेटे को कि तुम में हिम्मत हो तो मेरा मुकाबला करके देखो, घुड़सवारी का ऐसा ही तुमको अगर कमांड है। घोड़े पर ही बैठ करके गया था कॉलोनल का लड़का, उस इलाके में घुसा, तो तुमको अपनी ताकत का, घुड़सवारी का ऐसा अगर गर्व है, गुरूर है, तो मैं तो अच्छा घुड़सवार हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी जो बढ़िया घोड़ी थी वो ली, अपनी ताकत पर उठा करके ले गया, तो घुड़सवारी में मेरा मुकाबला करके देखो। तो दोनों में स्पर्धा होती है
अंग्रेज युवक का घोड़ा, हालांकि बहुत अच्छी किस्म का घोड़ा है, अच्छी नस्ल का, वो वहाँ खेत रहता है, पानी में डूब जाता है नदी पार करते समय। और कमाल भी ये कालूनल का बेटा भी डूबने लगता है, तो कमाल उसको हाथ पकड़कर खींच करके नदी के बाहर निकाल करके उसकी जान बचाता है। फिर उसके हाथ से पिस्तौल ले लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे अधीन है, इस धरती के चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी हैं, मैं चाहूं तो तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। अंग्रेज युवक बहुत ही साहसी है, दिलेर भी है। किपलिंग साहब तो चित्रित करेंगे ही उसको इसी रूप में, उसकी सारी दिलेरी उनको दिखाना ही है। तो बहुत साहस के साथ वो जवाब देता है कि तुम मार करके मुझे देखो, तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मेरी जिंदगी से खेलना, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत है आखिर, और दुरुस्त तुम्हारे लिए यही होगा कि जो घोड़ी तुम चुरा करके लाए हो उसको लौटा दो। कमाल कहता है कि मैं कोई चोर नहीं, घोड़ी तो मेरी हो गई, मैं लूट करके लाया, जैसे भी लाया उठा कर लाया। मैं ये कर सकता हूं कि तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूं, तो मैं अपने पिता की ओर से तुम्हारे पिता के लिए उपहार के रूप में उस घोड़ी को मैं दे सकता हूं। कॉलोनल का लड़का इसको उपहार के रूप में स्वीकार नहीं करता है, हालांकि खुश होता है उसके प्रस्ताव से। और यह कहकर के जब वो कमाल उस घोड़ी को छोड़ता है तो बहुत दौड़ करके वह अपने मालिक को पहचान करके उसके पास चली आती है, प्यार का इजहार करती है अपने मालिक के लिए, जैसा कि सभी जानवर करते हैं, चाहे कुत्ते हों चाहे घोड़े हों। यह देख करके कमाल प्रभावित होता है और वो कहता है कि घोड़ी का तुम्हारे लिए ऐसा प्रेम है, मैं तुम्हें लौटाता हूं बिना किसी शर्त के। इस पर खुश होकर के कॉलोनल का जो बेटा है वो अपनी एक दूसरी पिस्तौल उसको देता है उपहार के रूप में कि मेरी ओर से यह उपहार तुम स्वीकार करो। पहली जो पिस्तौल है वो तो तुमने मेरे हाथ से छीनी है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी यह पिस्तौल उपहार के रूप में देता हूं। दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। और कमाल अपने बेटे को जाते समय कॉलोनल के बेटे के साथ भेजता है, समझाते हुए कि हमारा यह दोस्त हो गया और इसकी सेवा तुमको अब जिंदगी भर ताउम्र करना है, इसके पिताजी की सेवा करना है। कमाल अपना बेटा ब्रिटिश कॉलोनल के लिए अर्पित कर देता है और यह भी कहता है कि भले ये लोग हमारे दुश्मन हो, लेकिन दोस्ती हमारी इनसे हो गई तो हम इनकी सेवा करेंगे। किपलिंग साहब की मंशा यहां पूरी हो जाती है। वे कहना चाहते हैं कि अंग्रेज का दुश्मन भले ही बने इस देश का आदमी, इस देश की धरती का आदमी, लेकिन वो अधीन तो फिर भी रहेगा, सेवा तो उसकी करेगा। इसलिए सवाल ये मन में आता है, इस कविता के अंत में भी वो 4 पंक्तियां दोहराते हैं जिनमें वो कहते हैं कि जब तक प्रलय नहीं हो जाता तब तक ये अलग अलग रहेंगे, पूरब और पश्चिम, जब प्रलय होगा और धरती और आकाश दोनों एक साथ परम पिता के सामने पहुंचेंगे तभी एक होंगे। लेकिन ये सारी जन्म जाति नस्ल के भेद टूट जाते हैं जब दो ताकतवर लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वो मिल जाते हैं। ये जो 4 पंक्तियों में उन्होंने कहा है उसको अंत में भी फिर दोहराते हैं और ये दिखाते हैं कि मैंने 2 ताकतवर लोग जो पूर्व और पश्चिम के प्रतिनिधि हैं उनमें संवाद और उनमें दोस्ती मैंने करा दी है। पूरी कविता को जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा मैं पढ़ सकता हूं, वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हिमायत करती है। किपलिंग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हिमायती हैं और भले ही वे कहते रहें कि जाति और नस्ल के भेद मिल जाते हैं जब 2 ताकतवर लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन वो उनमें से एक को दूसरे का सेवक, उसके बेटे को दूसरे का सेवक बनवा देते हैं। और इसके अलावा वे यह भी कहते हैं कि जब 2 ताकतवर लोग आमने सामने हो, वे यह नहीं कहते कि 2 ज्ञानी जन आमने सामने हो तो उनमें संवाद हो सकता है, बातचीत हो सकती है।
ताकत के बूते पर दोस्ती हो सकती है। वह भी इसलिए कि जो आदिवासी सरदार है कबीले का, उससे लोहा लेना नाकों चने चबाना है। यह किपलिंग साहब भी समझ रहे हैं। उनकी कविता के जो पात्र हैं, उनकी देश के कालोनल और उसका बेटा, वो भी समझ रहे हैं। इसलिए दोस्ती होती है ताकत के बूते पर। इसलिए सवाल ये आता है कि क्या सचमुच में किपलिंग साहब जो कह रहे हैं वैसा हुआ कि सारे जाति नस्ल के भेद मिट गए। एक और बात यह है कि जो घोड़ी उठा करके लाया, लूट करके लाया दिन दहाड़े, सबके आंखों के सामने देखते देखते सबके सेना थी, ब्रिटेन की रेजिमेंट था, उससे उठा करके लाया कमाल, जो कि कमाल का आदमी रहा होगा, उसको वापस वह लौटा देता है। इस भाव से नहीं लौटाता है कि मैंने कोई गलत काम किया था, चोरी की थी मैंने और मैं मालिक को उसकी चीज लौटा रहा हूं। वह तो उपहार के रूप में लौटा देता है। लेकिन किपलिंग साहब ऐसा नहीं समझते हैं। एक ब्रिटिश नागरिकता के नाते उनकी समझ यही है कि दौलत तो अंग्रेज की हमारी थी, चुरा करके वो ले गया था। जबकि उनको समझना चाहिए था, और शायद वो अपने भीतर समझते भी हों, कि अंग्रेज की दौलत नहीं थी। घोड़ी कौन से आप इंग्लैंड से साथ में लेकर के आए थे? वो तो यहीं की थी, आपने ही लूटी होगी हमारे यहाँ से। बलूच प्रांत में काबुल के घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, वहां से लेकर के आप आ गए होंगे। उसने उसकी दौलत अब वापस ले ली, दिन दहाड़े ले ली। उसकी समझ ये है, किपलिंग साहब की समझ ये है कि हमारी दौलत थी और उसने चुराई और उसको लौटा देनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से संवाद तो नहीं बना। लेकिन बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, बहुत अच्छी तरह से बात कही गई है कि पूरब पूरब है, पश्चिम पश्चिम है, ये नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे जब दो ताकतवर लोग आमने सामने होंगे और मिट जाएंगे सारे भेद। उसको उन्होंने चरितार्थ करने का प्रयास भी किया है। लेकिन ये सवाल जिसके लिए मैं बात उठा रहा हूं, किपलिंग साहब से मेरा कोई लेना देना नहीं, न मैं अंग्रेजी कविता का अध्येता ही हूं। हो सकता है कि सारी कविता ही मैंने गलत पढ़ी हो, मेरा विषय नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या पूर्व और पश्चिम के बीच एक सार्थक संवाद बराबरी की जमीन पर हो सकता है? बराबरी के स्तर पर एक मंच पर क्या बातचीत और संवाद हो सकता है? जैसा हमारे एक स्पेनिश दार्शनिक मित्र ने कराया कि विद्यानिवास मिश्र और आर्गुलोल जो स्पेन के दार्शनिक हैं, उनके बीच में बराबरी की धरती पर उन्होंने महीने 2 महीने संवाद कराया। उस तरह से क्या सार्थक संवाद? हालांकि बहुत सारी मुश्किलें थी, दोनों ने स्वीकार किया कि बहुत मुश्किलें हैं आपके हमारे बीच में संवाद में। अंत में स्वीकार किया कि हाँ, संवाद तो हो रहा है, हो सकता है। तो क्या ऐसा सार्थक संवाद बराबरी की जमीन पर, एक मंच पर, उस भाव के साथ हो सकता है जिसे वेद के ऋषियों ने सामनस्य कहा है? सरदयम सामनस्यम कृणोमि वह समानी व आकुति समाना हृदयानि वह। मैं एक सामनस्य की डोर से तुम लोगों को जोड़ता हूं, समान अभिप्राय हो तुम्हारे, समान हृदय हो, समान मस्त वो मन, समान हो जाए तुम लोगों का मन, एक ही प्याऊ तुम लोगों की हो जाए, एक ही अन्न हो जाए, खाना पीना एक हो जाए। यह जो सामनस्य सूक्त में ऋग्वेद और अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, क्योंकि दोनों संहिताओं में यह सूक्त आता है, उस भाव से क्या एक मंच पर बैठ करके संवाद हो सकता है? मुश्किलें हैं और शायद नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हेकड़ी के साथ लिखी गई है कविता किपलिंग की, वह तो बनी हुई है। पश्चिम की जो सारी हेकड़ी है, अहम मान्यता है कि हम दिग्गज, हम बड़े, ज्ञान विज्ञान में, तक टेक्नोलॉजी में हम बड़े। भले ही आप कहते रहें कि जगत गुरु तो हम हैं। उनने कब कहा कि आप जगत गुरु हैं, भारत जगत गुरु है?
एक आध किसी शोपेनहावर ने कहा कि उपनिषदों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, तकिए के नीचे रखकर सोता हूं। तो उसको कितने पश्चिम के बड़े बड़े बुद्धिजीवी अच्छा दार्शनिक मानते हैं। वो शायद हीगल को ज़्यादा बड़ा दार्शनिक मानते हैं। वो ज़्यादा रेफर होते हैं हीगल बजाय शोपेनहावर के। हम लोग कहते हैं कि शोपेनहावर बड़े भारी बड़े दार्शनिक हैं। जर्मनी के देखिए उन्होंने उपनिषदों के बारे में क्या नहीं कहा है, वो थ्योरो ने क्या नहीं कहा है उपनिषदों के बारे में। लेकिन जो पश्चिम की ज्ञान की परंपरा है, जिसके बारे में हीगल ने कहा है कि ज्ञान का सूरज भले ही पूर्व में पहले उगा हो, लेकिन अब तो जो ज्ञान की देवी का वाहन है, उल्लूक होता है वहाँ वाहन उल्लू, वो तो अपने पंख पसार करके अब पूरी उड़ान पश्चिम में ही भर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। उसी को सर्वमान्य करता है पश्चिम। तो इस दंभ के साथ जो हमारे सामने खड़ा है, हमारे रूबरू यदि हो भी रहा है, तो उससे संवाद कितना क्या हो सकता है, एक सवाल आता है। लेकिन फिर भी संवाद की कोशिशें दोनों ओर से की जाती रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वाद विवाद और संवाद पश्चिम के साथ पिछले 300-400 सालों से, बल्कि मैं तो समझता हूं कि महाभारत के काल से होता आया है। उसके अलग प्रसंग हैं। महाभारत में तो पूरे अध्याय के अध्याय हैं। मध्य देश कुत्सन एक पूरा अध्याय है। मध्य देश के लोग वो ग्रीक्स, मूलतः ग्रीक लोग हैं, और उनके कंडेमेशन पर बहुत जबरदस्त चर्चा महाभारत में है। उसकी चर्चा नहीं यहाँ करूँगा। तो यह 3000 साल से लगभग पूर्व से पश्चिम का पूर्व से जो संवाद, वाद विवाद और संवाद बल्कि होता आ रहा है, वो हमारे समय में क्या सार्थक रूप ग्रहण कर सकता है, उसके नतीजे क्या दुनिया के लिए फलदायी हो सकते हैं, इस पर मैं एक चर्चा प्रस्तावित कर रहा हूं। इस पर आगे धीरे धीरे बात मैं करता रहूंगा। फिलहाल यह एक प्रारंभिक वक्तव्य है और उसके साथ अपनी चर्चा में यहां शुरू कर रहा हूं। नमस्कार। भारतीय इतिहास और संस्कृति के सभी अध्येता यह स्वीकार करते हैं कि अनादिकाल से हमारे देश में उत्तर पश्चिम के सीमा प्रांतों से या अन्य मार्गों से विदेशी आते रहे, आक्रांता के रूप में भी आते रहे। कभी कभी वे लूटपाट करके वापस चले गए, कई बार वो यहाँ आकर के बस गए। इस देश को उन्होंने अपना मान लिया। ऐसे कई आक्रांताओं ने इस देश की धरती पर बसाहट कायम करके शासन भी किया। फिर उनको हमने विदेशी नहीं माना और उनके राज्य को हमने गुलामी का समय नहीं कहा। शक आए, हूण आए, कनिष्क जैसे महान सम्राट मूलतः विदेशी थे। उनके गुणगान बड़े बड़े कवियों ने किए। महाक्षत्रप रुद्रदामन मूलतः शक थे। वे भारतीय संस्कृति के परम उपासक हुए। इस देश की उन्होंने बड़ी सेवा की। सुदर्शन तालाब अब तो सूख चुका है। 2200 साल पहले, 2000 से भी अधिक समय के पहले जो बनवाया गया महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय उसकी मरम्मत कराई गई उनकी देखरेख में। इन लोगों को हमने अपना माना, उन्होंने हमको अपना माना। केवल मध्यकाल में अरब देशों से जो लोग आए, पहले तुर्क और फिर मुगल, उनके साथ हमारी मुठभेड़ हुई। कुछ सीमा तक भारतीयता उसमें क्षत विक्षत भी हुई। उसका एक कारण था, जो शक और हूण बाहर से आए थे, उनके पास समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं नहीं थीं।
और उनको एक संस्कृति की आवश्यकता थी, धर्म की, अध्यात्म की आवश्यकता थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस देश में वो आक्रांता के रूप में आए हैं, उस देश की संस्कृति महान है, और सांस्कृतिक आधिपत्य को उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए हमने भी उन्हें अपनाया। इस्लाम जो एक प्रबल आंधी की तरह सारे विश्व में फैल रहा था 6वीं-7वीं शताब्दी के बाद, वो अंधड़ बहाता हुआ हमारे यहाँ भी आया। उसकी अपनी एक संस्कृति थी, उसकी कला की परंपराएं थी, संगीत की परंपराएं थी, कई हुनर वहाँ के लोगों के पास थे। उनकी अपनी एक तहजीब थी, भाषा थी, कविता की बड़ी संपन्न परंपरा थी, जहाँ शाहनामा जैसी महान रचना, विश्व काव्य के स्तर की रचनाएं लिखी गई, जहाँ रूमी हुए, हाफिज हुए, विश्व कवि अनेक जहाँ पर हुए। ऐसी संस्कृति से वो लोग आए थे। इसलिए वो सांस्कृतिक आधिपत्य को कैसे स्वीकार कर सकते थे। इसलिए सांस्कृतिक मुठभेड़ इस्लाम के आने पर कुछ समय तक हुई, लेकिन एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी कायम हुआ, क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न जाति जब आती है और एक दूसरी सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न जाति के साथ उसका सामना करती है, तो कुछ हद तक संघर्ष होता है, उसके बाद सामंजस्य भी हो सकता है, और एक बड़े सामंजस्य का युग आरंभ हुआ। मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात को स्वीकार नहीं करते किसी भी रूप में कि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का जो समय है 600 सालों का, उसको भारत की गुलामी का समय कहा जाए। जो लोग इस देश की धरती पर बस गए हैं और जो इस देश के एकीकरण का सपना देख रहे हैं और इस देश की प्रजा को अपना मान रहे हैं, उन्होंने खलीफाओं से ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। वो यदि राज कर रहे हैं तो कैसे उसको गुलामी का काल कहा जा सकता है, जो भारत के हो गए हैं। इसलिए 18वीं शताब्दी के बाद का जो 200 साल का समय है, वो तो हमारी दुरंत गुलामी का समय है, जहाँ लुटेरे आए, उनको इस देश की धरती पर बसने से कोई मतलब ही नहीं था। जितना लूट करके ले जा सकें, हत्याएं, बलात्कार करते हुए, निचोड़ते हुए इस देश को, यहाँ की धन संपदा को, ज्ञान संपदा को भी जितना दोहन, शोषण करते हुए ले जाया जा सके अपने देश में, ये उनकी दृष्टि थी। वो बनिए लोग थे। जो तुर्क और मुगल आए वो बनिए नहीं थे, और उनकी अपनी एक तहजीब और संस्कृति भी थी, और बहुत सारी सुव्यवस्थाएं भी उन्होंने कायम की। इस देश को उनमें से कई शासकों ने उनके प्यार किया और इस देश की धरती को अपनाया भी। तो इसलिए हमारे मन में बहुत गलत छवियां जो बनाई गई हैं इतिहास की, उसमें से एक छवि यह भी है, यह 200 साल में क्रिएट की गई कि मुसलमान आपके देश में विदेशी हैं और उन्होंने बहुत विनाश किया है आपकी संस्कृति का। लगातार दुष्प्रचार, कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके इसका किया गया। ये कॉलोनियल मेंटलिटी, औपनिवेशिक मानसिकता के तहत इतिहास की गलत छवियां खड़ी की गई। अब बहुत आवश्यक हो गया है कि हम इस पर बात करें कि जो औपनिवेशिक मानस बना भारतीय जन का, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे अन्य इस देश के रहवासी हों, कॉलोनियलिज्म का, औपनिवेशिकता का गहरा असर उनके दिमाग की बनावट पर हुआ और बहुत सारी धारणाएं किंवदंतियों की तरह रोपी गई उनके मानस में। वो एक जटिल परिस्थिति थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको सब्जुगेट किया, रोंद दिया हमको, और इसको स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था कि हम रोंद दिए गए हैं। मोहम्मद गजनी ने रोंदा और रोंद करके चला गया, उसके घाव पुर गए। पूरी भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य पर कोई असर ही नहीं है मोहम्मद गजनवी का। विद्यापति तो बल्कि कहानी बताते हैं कि राजपूत थे, कोई लड़ रहे थे बड़े परमवीर मोहम्मद गजनी की सेना में, क्योंकि उसके अपने गुण भी थे, वो भी कविता कला का प्रेमी था और सैनिकों का बड़ा सम्मान करता था। आया और लौट गया
कुछ लूट करके, उसका कोई असर बाद में नहीं बचा रहा। और भी लोग ऐसे आए, उन्होंने कोई विषाणु नहीं छोड़े हमारे मानस में। ये जो लुटेरे लोग आए 200 साल में, एक प्रबल संस्कृति उनकी भी थी, एक दुरंत भौतिकतावादी संस्कृति, वैज्ञानिक संस्कृति, एक औद्योगिकीकरण के पश्चात पूंजीवाद के तहत पनपी हुई संस्कृति उनकी थी। और लूटमार की जबरदस्त व्यू रचना करने वाले, जानने वाले उसकी रणनीति को वे लोग थे। उन्होंने जिस तरह से हमको लूटा और रौंदा है, उन्होंने भी मंदिरों को तोप से उड़ाया, बहुत बलात्कार, अनाचार, अत्याचार भी किए। वह भी उसी तरह से एक जिहादी धर्म था, क्रिश्चियनिटी भी, उन्होंने भी बहुत धर्म परिवर्तन का प्रयास किया। लेकिन उनकी छवियां हमारे मन में बड़ी उजली उजली सी हैं। ये सवाल मेरे मन में बहुत आता है कि अंग्रेज कहने पर हमारे मन में बड़ी उजली सी छवि आती है, सूट बूट टाई पहने हुए, बड़ा सुसंस्कृत। मुसलमान कहने पर हमारे मन में थोड़ी सी वितृष्णा की भावना आती है। ये जो है वो अंग्रेज ये खेल करके गया है, जो कि बहुत गलत छवि पैदा की गई, उसके तहत खेल किया गया। तो ये जो शासक और शास्ता का संबंध था, सब्जुगेटर और सब्जुगेटेड का जो संबंध था, जिसमें हमको कुचला भी गया, उससे एक हताशा, असहायता का भाव आया हमारे भीतर। और हताशा और असहायता का जो भाव है वो दो दिशाओं में मुड़ता है। एक तो पूज्य भावना पैदा हो गई कि भगवान ने इनको हमारे ऊपर राज करने के लिए भेजा है, इन्हीं को मान लो। खूब प्रशस्तियाँ भी, गुणगान भी उनके किए जाने लगे। विक्टोरिया चरितम, कई काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए संस्कृत में, हिंदी में भी। यहाँ तक कि भारतेंदु ने भी, एडवर्ड साहब आ रहे हैं तो उनकी प्रशस्तियों का संकलन। हालांकि भारतेंदु बड़े मनस्वी थे और आज़ादी की भावना उनके मन में थी, लेकिन ये शास्ता हैं तो इनका सम्मान करो, मान लो इनको। यह 1900 के आसपास तक तो ये भाव हमारे मन में गहराई से था ही। और पूज्यता का भाव अंग्रेज जाति के लिए, चाहे जितना वो कर रहे हो, अनुचित व्यवहार, लूटमार कर रहे हो, ये हमारे मन में था। दूसरी तरफ एक प्रबल संस्कृति का आधिपत्य हमारे ऊपर हुआ। उसके लिए हमने अतीत में शरण, उससे मुठभेड़ करने के लिए, उसके प्रतिरोध के लिए अतीत में हमने शरण ली और अतीत का गुणगान करना आरंभ किया कि हमारा अतीत कितना महान रहा है। उसके कारण एक पुनर्जागरण का भाव आया, रिनेसां प्रारंभ हुआ। और जो औपनिवेशिक आधिपत्य था, उसने इसको बढ़ावा भी खूब दिया, क्योंकि उसका स्वार्थ इसी में था कि इन लोगों को बताया जाए कि आपका अतीत बड़ा स्वर्णिम है। प्राचीन काल में आप लोग बहुत महान थे, इस समय आप लोग असभ्य, अशिक्षित, बर्बर रह गए हैं, इसीलिए हम लोग राज आपके ऊपर कर रहे हैं। इस सारी जटिल परिस्थितियों के बीच 200 साल में ये जो कॉलोनाइजेशन की औपनिवेशिकता की प्रक्रिया है, इसने भारतीय मानस की संरचना को प्रभावित किया। हमको अपने दिक्काल से अलग कर दिया गया। जैसा धर्मपाल बताते हैं कि इस समय हम किसके देश काल में रह रहे हैं, जिस देश में, जिस काल में हम रह रहे हैं, वो हमारा अपना ही नहीं रहा। जो कैलेंडर हमारा था वो हमसे छीन लिया गया है। हम तो चैत बैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों कुआर कार्तिक अघन पोष माघ के काल में नहीं रह रहे हैं, हम तो जनवरी फरवरी के काल में रह रहे हैं। हमसे हमारा अपना समय ले लिया गया और एक दूसरा समय हमारे ऊपर थोप दिया गया। जिस जाति के पास उसका अपना समय नहीं है, उसकी मानसिकता किस प्रकार से अलग होगी, ये समझा जाना चाहिए। एक बहुत अच्छे दार्शनिक हैं हमारे समय के, जर्मनी के हैं। उन्होंने भारत का बहुत अध्ययन किया है, विल्हेल्म हल्फास, और बहुत गहराई से वे समकालीन भारत का अध्ययन करते हैं। अच्छे दार्शनिक भी हैं, भारतीय दर्शन के भी वे अच्छे अध्येता हैं। इंडिया एंड यूरोप उनकी किताब है, जर्मनी में लिखी गई थी, बड़ी प्रसिद्ध हुई, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी मिलता है। भारत की यूरोप से मुठभेड़, यूरोप का सामना भारत ने कैसे किया है पिछले 200 सालों में,
यही उस किताब का विषय भी है। और उसमें एक प्रकार का उन्होंने उपसंहार के रूप में कुछ वचन उचारा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरह का वर्डिक्ट देते हैं कि किस प्रकार से विफल या सफल रहा भारत। यूरोप की एक बड़ी आक्रांता संस्कृति, एक शास्ता संस्कृति, शासन करने वालों की संस्कृति जो आ गई और जम कर के उसने पांव पसार लिए। ये तो गांधी का जज्बा था कि उन्होंने जिस भाषा में जवाब दिया उसको, उससे उनके पैर उखड़े। विलियम हल्फास ने जो कहा है उसको कुछ वाक्य में उनके पढ़ूंगा, और महत्वपूर्ण उनकी बात है। मॉडर्न इंडियन थॉट फाइंड्स इटसेल्फ इन ए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड बाय यूरोप। जो समकालीन भारतीय विचार विश्व है वो अपने आप को उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अटका हुआ पाता है जो यूरोप ने खड़ा किया है उसके लिए। यूरोप के दिए हुए संदर्भ में वो अपने आप को व्यवस्थापित पाता है। एंड इट हैज़ डिफिकल्टीज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। वो अपनी ओर से अपनी बात कहने में मुश्किल उसको होती है, और मुश्किल सचमुच में इस तरह की भारतीय मानस को हो सकती है। हमारी भाषा ही हमसे ले ली गई थी। Even in its self-representation and self-assertion, it speaks to a large extent in a European idiom. जब वो अपने स्वयं के गरिमा की, गौरव की बात करता है, अपने आप को एसर्ट भी करता है, स्वयं अपने स्व का प्रातिनिध्य भी करता है, तो यूरोप के दिए हुए मुहावरों में वो बोलता है भारतीय मानस। ये वो चुभती हुई बात उन्होंने कही है और कुछ हद तक सत्य रही है और अभी भी सत्य है कि जो भाषा हम बोल रहे हैं वो कई बार अंग्रेजों की दी हुई भाषा हुआ करती है। भले ही हम हिंदी में और भारतीय भाषाओं में बोल रहे हो, लेकिन उसके आगे हल्फास कहते हैं, दिस डज नॉट however mean that the dialogue between India and Europe has been decided in favor of Europe. इसका आशय ये कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि ये जो यूरोप और भारत का संवाद हुआ उसमें यूरोप के पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है, और इस पूरे संवाद में, वैचारिक संवाद में, सांस्कृतिक मुठभेड़ में यूरोप विजयी हो ही चुका है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। और दैट इंडिया हैज़ बीन सुपरसीडेड बाय यूरोप, कि उसको सुपरसीड कर लिया है यूरोप ने, भारत को पीछे धकेल दिया है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। The power of Indian tradition has not exhausted itself in the self-representation and self-interpretation of modern India. भारत की जो शक्तिमत्ता है, भारतीय परंपरा की जो शक्तिमत्ता है, वो अपना प्रातिनिध्य करने के लिए, स्वयं की, अपने स्व की व्याख्या करने के लिए अभी भी क्षमता रखती है, वो चुकी नहीं है। यह अल्फाज कहते हैं, द डायलॉगिक सिचुएशन इज स्टिल ओपन। ये जो संवाद चला आ रहा है, पिछले 200 सालों में जो संवाद हुआ, इसमें बहुत सारे नए अध्याय भी खुले, महान विद्वान हुए इस पूरे दौर में। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, वो बड़ा योगदान उनका है हमारे साहित्य को समझने के लिए, हमारे इतिहास को समझने के लिए। क्या उन्होंने नहीं किया। संवाद तो कायम हुआ था और वह संवाद खत्म नहीं हुआ। ये जो डायलॉगिक सिचुएशन है, संवाद का जो सातत्य है वो बना हो, अभी खुला हुआ है, संवाद का जो द्वार है, ऐसा वे कहते हैं। पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ हल्फास के इस सारे मंतव्य से। उन्होंने बहुत सारे भारत के समकालीन दार्शनिकों को पढ़ा भी है, खासतौर से जो पश्चिम के दर्शन पढ़ कर के जो दार्शनिक बने उनको उन्होंने पढ़ा है। हमारे पारंपरिक पंडितों से वो वाकिफ नहीं है, और संस्कृत के जो पंडित लोहा ले रहे थे औपनिवेशिक आधिपत्य से, उस पर उनकी नज़र नहीं गई है। वे विद्यानिवास मिश्र का नाम नहीं लेते, वे गोविंद चंद पांडे का भी नाम नहीं लेते, वे धर्मपाल का नाम नहीं लेते, जिनका कि पूरा जीवन का बड़ा कार्य ही है अंग्रेजों के पहले के भारत को समझाते हुए
अंग्रेज़ों ने क्या खेल किया है उसको बताने के लिए, तो बावजूद इसके कि ज़बरदस्त विमर्श अल्फाज ने किया है, उनकी बात में सच्चाई आंशिक ही है। इसलिए ये चर्चा करना आवश्यक हो जाता है कि 200 सालों में जो एक कुछ कड़ियाँ बनी थीं, यूरोप की भाषा में जवाब देने की, यूरोप को प्रत्युत्तर देने की, यूरोप का प्रत्याख्यान करने की, वो जो टूट गई है अब तो हम यूरोप से जो मानक आते हैं उन्हीं को स्वीकार करते हुए हम बात करते हैं। उनके विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के जो मानदंड हैं उनको अपना करके हम अपने विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करते हैं। उनकी जो सभ्यता तहजीब है उसको अपनाते हुए हम अपनी सभ्यता और संस्कृति और तहजीब विकसित करते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे पंडित ये बता रहे थे कि कैसे जवाब दिया जा सकता है और कैसे स्वराज लाया जा सकता है यूरोप की जो आधिपत्यवादी संस्कृति है उसके खिलाफ। तो मैं ऐसे कुछ पंडितों पर बात करूंगा, उनको समझा जाना चाहिए और लोग क्या कह रहे थे, ठेठ अंग्रेजी राज में रहकर कि वो लोग अंग्रेजों को क्या बता रहे थे। तो आरंभ हम करते हैं। एक रामराज थे, मद्रास नेटिव इन्फेंट्री में क्लर्क के रूप में उन्होंने सेवा आरंभ की और फिर वो हेड इंग्लिश मास्टर हुए, अंग्रेजी के प्रधानाध्यापक हुए फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज में। प्रतिभाशाली बहुत थे, उनकी प्रतिभा की कद्र हुई। तो बाबू की नौकरी से जो उन्होंने शुरुआत की थी अपने कैरियर की, फिर अंग्रेजी के हेड मास्टर वो बने और नेटिव जज वो बने, मजिस्ट्रेट बने बंगलोर के। ये उनका कैरियर है। ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है, आज से 200 साल पहले। जिस 200 साल की चर्चा हम कर रहे हैं उसके शुरुआत की बात। वो एक भारतीय कला, संस्कृति और परंपरा के अध्येता भी थे, रामराज। अब तो कोई शायद जानता भी नहीं और नाम लेवा भी नहीं उनका बचा। पुराने दस्तावेजों में खोज करके लाया जाए कि रामराज ने कुछ काम किया है, जो हमारे जैसे लोग कुछ सिर फिरे करना चाहते हैं कि हमारे बुद्धिजीवी उस समय क्या कर रहे थे, वो क्या चुनौतियां दे रहे थे और किन चुनौतियों का सामना कर रहे थे। रामराज का एक निबंध है, द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज। हिंदुओं की जो स्थापत्य कला है उस पर उन्होंने लिखा और उस निबंध का बड़ा समादर हुआ। उससे यूरोप के लोग भी चौंके कि भारत का आदमी इतनी वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन कर सकता है अपनी पूरी कला परंपरा का। और उनकी मृत्यु के बाद ये उनका निबंध रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में के जर्नल में 1834 में छपा। लिखा गया होगा 1820 या उसके आसपास। इस बात की सराहना की गई कि कितना अधिकार है रामराज का दक्षिण भारतीय भाषाओं पर, संस्कृत पर और अंग्रेजी पर। और बहुत सारी जो पारिभाषिक शब्दावली है भारतीय कला परंपरा की और जो प्रतीक हैं मंदिरों में, जो कलाएं और शिल्प कला है उससे संबंधित, उनका कितना गहराई से विवेचन उन्होंने किया है। इस बात के लिए उनको सराहा गया। और उनके काम की खूबी यह मानी गई कि कला संबंधी जो ग्रंथ हैं संस्कृत में या दक्षिण भारत की भाषाओं में, उन पर रामराज ने अपना ध्यान केंद्रित किया। पश्चिम के मानकों से भारतीय कला पर विचार करने की जो शुरुआत अंग्रेजों ने की थी उसको उन्होंने चुनौती दी। और शिल्पशास्त्र के जो हमारे ग्रंथ थे उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया। और वह अंग्रेजों के लिए भी कुछ आंख खोलने वाला था, क्योंकि जो पश्चिम के लोग ग्रीको रोमन या इजिप्शियन मॉडल्स पर, उनके प्रतिदर्श पर हमारी कला का मूल्यांकन कर रहे थे,
उनके सामने चुनौती थी कि हमारी कला के अपने मानदंड हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रामराज ने अंग्रेजों के बहुत सारे जो पूर्वाग्रह थे भारत को लेकर के, उनको सीधे सीधे चुनौती दी। और जेम्स मिल की किताब जो आती है, इस तरह की जो अवधारणाएं खड़ी की जा रही थी, उसको उन्होंने चुनौती दी। और उन्होंने यह भी बताया कि आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं रही हैं, तो उन्होंने अपने अन्य निबंध में यह विस्तार से बताया कि हम वो लोग हैं जिनके यहाँ लोकतंत्र की, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की जड़ें सुदूर अतीत में है और बहुत गहरी हैं। क्योंकि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, वैसा सिस्टम विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं रहा है। उसी का तो उच्छेद अंग्रेजों ने किया। उन्होंने यह दावा किया कि हम लोग लोकतंत्र के बड़े हिमायती हैं, हमारे ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है बड़ा महान है। लेकिन वो असली लोकतंत्र नहीं है। उसकी तो कलई गांधी जी ने हिंद स्वराज में खोली। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यह तो वेश्या की तरह है। वो सही उन्होंने कहा। तो असली जो प्रजातंत्र आता है वो गांवों में, जब स्वराज होगा और वहां की जो पंचायत है वह स्वनिर्भर होगी। ये धर्मपाल बताते हैं कि 18वीं शताब्दी तक तो हमारे गांवों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि वो शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से परावलंबी कोई भी गांव था ही नहीं। स्वनिर्भर सारे गांव थे और बड़ी मजबूत शिक्षा प्रणाली गांवों की थी। स्त्री शिक्षा की भी व्यवस्था थी। इस अन्वेषण की, इस बात पर ध्यान दिलाने की शुरुआत रामराज ने सबसे पहले की। बाद में उनके राजा राम मोहन राय ने इस बात को कहा और अंग्रेज जाति को उसकी अहम मान्यता को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी धारणाएं हमारे बारे में गलत हैं। हमारे कानून ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अग्रगामी हैं आप जो कानून बना रहे हैं उनकी अपेक्षा। यह भी उन्होंने कहा। तो यह शुरुआत 1820 के आसपास होती है, जब रामराज जैसा दक्षिण का एक आदमी, जिसने बाबू की नौकरी से अपने कैरियर की शुरुआत की और वो अपनी मेहनत से, अपने काम के बूते पर दुनिया में इस रूप में उस समय पहचाना गया। और भी उसके बाद कुछ लोग हमारे सामने आते हैं जो बहुत स्मरणीय हैं। उनमें से एक आनंदराम बरुआ हैं। इनको भी भुला दिया गया है। ये असम के पहले आईसीएस थे, ये भारत के पहले आईसीएस थे। और भी कई प्रथम उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ग्रामोत्थान के लिए काम किया। आईसीएस अधिकारी जब उनको बनाया गया तो उन्होंने गांव में रह कर के गांव के लिए कुछ काम करना ज़्यादा उचित समझा। नोआखाली में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए संस्था बनाई, जो उस समय बहुत कम लोग सोचते थे और वो बड़ा योगदान उस समय माना जाता था आनंदराम बरुआ का। इसके अलावा आनंदराम बरुआ एक बड़े पंडित के रूप में जाने जाते हैं और असम पब्लिकेशन बोर्ड ने उनकी लगभग 2000 पृष्ठों की ग्रंथावली प्रकाशित की है, जिसमें उनके कई ग्रंथ हैं। पहली बार उन्होंने भारत के प्राचीन भूगोल पर विस्तृत प्रबंध लिखा। पहली बार उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों पर संस्कृत में टीकाएं लिखी। बड़े पंडित थे। मैक्समुलर से उनका बहुत संवाद था। संस्कृत में टीकाएं लिखने के अलावा उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारे ग्रंथ भी प्राचीन भारतीय संस्कृति पर और संस्कृत साहित्य पर लिखे। उन्होंने एक इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी बनाई। वो बहुत पुरानी हो गई है डिक्शनरी, मेरे ख्याल में 150 साल पहले की वह डिक्शनरी, या इससे भी ज़्यादा पहले तैयार की हुई। वो अभी भी बहुत काम की है। उसके ठीक पहले दो लोगों ने इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी बनाई थी, एक H.H. विल्सन और दूसरे मोनियर विलियम्स। दोनों का ध्येय यह था कि इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी हम इसलिए बना रहे हैं कि अंग्रेजों को राज करने में सुविधा हो। इस अंग्रेजी का संस्कृत में उल्था क्या होगा ये वो जाने, ताकि क्रिश्चियनिटी की जो
किताबें हैं, साहित्य है, उसका अनुवाद हमारे पादरी कर सकें संस्कृत में, और अंग्रेज़ों को राज करने में भी सहूलियत हो, और उनको अंग्रेजी तहजीब के बारे में संस्कृत भाषा के माध्यम से बताया जा सके। इस दृष्टि से विल्सन साहब ने और मोनियर विलियम्स ने, जो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे, और मैक्स मुलर जो उनसे बहुत वरिष्ठ थे और बहुत बड़े विद्वान थे, उनको प्रोफेसर न बना करके मोनियर विलियम्स को प्रोफेसर बनाया गया, क्योंकि जो चयन समिति है उसको ये डर लगा कि मैक्स मुलर जिस ढंग से काम कर रहे हैं, वेदों का प्रकाशन कर रहे हैं, हिंदुओं की जो प्राचीन महान ग्रंथ है उनका प्रकाशन कर रहे हैं, उससे तो साबित हो जाएगा कि भारतीय लोग बहुत उन्नत हैं, उनकी तहजीब, उनकी परंपराएं बड़ी महान हैं। तो वो डर रहे थे। और मोनियर विलियम्स एक कॉलोनियल मेंटलिटी, एक औपनिवेशिक मानसिकता का परिपोषण करने के लिए डिक्शनरी अपनी बना रहे थे। इसके अलावा कोई और योगदान उनका नहीं था। उनको प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड में बनाया गया। हालांकि बाद में माना गया कि मैक्स मुलर जैसे दिग्गज पंडित को प्रोफेसर न बनाना कितनी बड़ी चूक थी, वो एक अलग कथा है। लेकिन मैक्स मुलर ने तारीफ की जब आनंदराम बरुआ ने अपनी डिक्शनरी बनाई, और उन्होंने इस बात का संकेत भी किया कि आपकी डिक्शनरी में जो ध्येय है वो सराहनीय है। वो समझ रहे थे, मैक्स मुलर तो अंग्रेज नहीं थे, वो तो जर्मन मूल के थे, और उनको बहुत प्रहार भी झेलना पड़े, क्योंकि उनको भारतीयों से बड़ी सहानुभूति थी, और भारतीय लोग भी उस ज़माने में उनको बहुत मानते थे। बड़े पूज्य व्यक्तित्व उनको माना जाता था एक ज़माने में। तो इस बात के लिए उन्होंने आनंदराम बरुआ की डिक्शनरी की सराहना की कि इसके पीछे जो आपका उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप, जैसा कि आनंदराम बरुआ ने स्वयं उसकी भूमिका में कहा कि मैं अपने देश के नौजवानों की मदद करना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें, अपनी भाषा के माध्यम से वो विदेशी भाषा को सीखें, पश्चिम का सामना वो कर सकें। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो यह दो नामों पर हमने विशेष रूप से चर्चा की। यह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के आसपास के नाम हैं। उसमें आनंदराम बरुआ बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, और उनका अवदान भी बहुत बड़ा है। उनका स्मरण किया जाना चाहिए। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यह बहुत लंबी कथा है और मंतव्य, ध्यातव्य और श्रोतव्य मैं समझता हूँ किया है। धन्यवाद।